हम सभी ने कभी न कभी अपने परिवार के प्यारे लोगों को खोया है, लेकिन क्या मरे हुए ये परिवार वाले, ये लोग हमारी इस दुनिया में वापस आ सकते हैं, या फिर लोगों को अपने प्यारे लोगों के वापस आने का बस वहम होता है? और क्या जब इंसान की आंखों पर इस वहम का पर्दा पड़ता है तो वो सामने मौजूद शैतान को भी पहचान नहीं पाता है और अपने परिवार के मरे हुए लोगों के मुंह के जाल में फंसकर कुछ ऐसा कर बैठता है जिसकी सजा उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को मिलती है? और हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है, जहां नारायण कौर भाटिया का परिवार अपने सामने मौजूद शैतान को पहचान नहीं पाया। जी हाँ, हम राजधानी दिल्ली के बुरारी के उसी भाटिया केस की बात कर रहे हैं, जिसने रातों रात दिल्ली के बुरारी इलाके को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया था। वही नारायण कौर का परिवार, जो पिछले 20 वर्षों से दिल्ली में बुरारी के संत नगर इलाके में रह रहा था, जिसमें सबसे बड़े भाई के किराने की दुकान थी और छोटे भाई का प्लाईवुड का बिजनेस था, जिन्होंने 1 जुलाई 2018 को मिलकर सामूहिक आत्महत्या कर ली थी और जिसमें से 10 लोगों की लाश तो घर के पहले मंजिल पर लटकी मिली थी। कुछ लाशों के चेहरे ढके हुए थे और कुछ के हाथ बंधे हुए थे, जिनमें से 2 मासूम बच्चे थे, और जिसे पुलिस ने इस घटना को सामूहिक खुदकुशी का नाम दे दिया था, जिसके बाद पूरे देश में एक अलग ही बहस ने जन्म ले लिया था। और हमारी ये कहानी भी उसी परिवार के सबसे बड़े लड़के ललित से शुरू होती है, जिसे कुछ समय पहले हुई उसके पिता की मौत ने एकदम हिला कर रख दिया था और अपने इसी गम को भुलाने के लिए यमुना के ब्रिज पर बैठा है और लगातार अपने हाथ में मौजूद अपने पापा की तस्वीर को देखे जा रहा है। पापा, आप एकदम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपके बिना अब मैं अकेला अपने परिवार को कैसे संभालूंगा? और तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और इतने में ही ललित के हाथ से वो फोटो छूट जाता है। फोटो पिताजी की तस्वीर। ये देखकर ललित भी अपने पिता की फोटो लेने उसके पीछे पीछे भागता है और कुछ देर चलने के बाद वो देखता है कि उसके पिता की वो तस्वीर यमुना नदी के किनारे रेत में दबी हुई है। ये देखकर ललित नदी किनारे जाता है और जैसे ही रेत से वो तस्वीर खींचता है, उसके साथ एक लाल रंग की बहुत ही अजीब सी दिखने वाली किताब बाहर आती है। किताब की बनावट को देखकर ललित को काफी हैरानी होती है और वो कहता है, ये क्या है? ये कैसी अजीबोगरीब किताब है? ऐसी किताब तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या है ये? ये कहकर ललित उस किताब को खोलता है और पाता है कि उस किताब के सारे पन्ने खाली पड़े हैं और सबसे अजीब बात, नदी किनारे होते हुए भी वो किताब बिल्कुल सूखी हुई है। और पता नहीं किताब को हाथ लगाते ही उसे क्या होता है कि वो उस किताब को लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद ललित देखता है कि बाकी घर वाले उसके पिताजी के कमरे का सारा सामान बाहर निकाल रहे होते हैं। ये देखकर ललित गुस्से से बाकी घर वालों पर चिल्लाते हुए कहता है, रुको! तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई बाबूजी के सामान को हाथ लगाने की? रखो उसे। ललित की बात सुनकर उसकी पत्नी सविता बोलती है, भूल गए क्या आप? पंडित जी ने बोला था कि बाबूजी की 13वीं होने के बाद उनके सामान को जला देना। अरे पंडित जाए भाड़ में, पर याद रखना बाबूजी के कमरे के ना कोई पास नहीं जाएगा और ना ही उनके किसी सामान को कोई हाथ लगाएगा, समझे? ललित की बात सुनकर सारे घर वाले चौंक जाते हैं और उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता है। और आखिर में ललित की पत्नी कहती है, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। अपनी पत्नी और बाकी घर वालों की बात सुनने के बाद ललित शांत हो जाता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। और करीब रात के 2 बजे अचानक ललित को किसी बूढ़े आदमी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। ललित, बेटा उठो, देखो मैं वापस आ गया हूँ, उठो बेटा। आवाज सुनते ही ललित की एकदम से नींद खुल जाती है
और वो अपने आप से कहता है, यह आवाज तो पिताजी की थी। और इतना कहकर वो इधर उधर देखने लग जाता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है मुझे वहम हो रहा है। अच्छा यही होगा कि मैं सो जाऊं। हाँ। और ललित फिर से सोने की कोशिश करने लग जाता है और उसे फिर से अपने कानों में एक बूढ़े आदमी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। ललित, ओ बेटा ललित, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, बेटा उठो। इस बार आवाज सुनते ही ललित समझ जाता है कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके ही पिता की है। ये आवाज तो पिताजी की थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और ललित पास में लेटी अपनी बीवी को उठाता है और कहता है, अरे अरे सुनती हो, उठो। अरे देखो कोई बाबूजी की आवाज में खाना मांग रहा है, उठो। क्यों मेरी नींद हराम करने पर तुले हो? सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और इतना कहकर उसकी पत्नी वापस सो जाती है। तभी बूढ़े आदमी की फिर से आवाज आती है, ललित, बेटा मैं यहाँ हूँ, इधर देख बेटा। और तभी ललित को एहसास होता है कि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसी किताब से आ रही होती है जो उसे यमुना किनारे मिली थी। आवाज आती देख ललित उस किताब को उठाता है और एक पन्ना पलटता है। और जैसे ही वो पन्ना पलटता है, उस पन्ने पर अपने आप अल्फाबेट आने शुरू हो जाते हैं और ललित उन अक्षरों को पढ़ना शुरू करता है। बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम जल्दी से खाना लेकर मेरे कमरे में आ जाओ बेटा। इन लाइनों को पढ़ते ही ललित के पसीने छूट जाते हैं। ये क्या लिखा है? बेटा ललित, विश्वास करो मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम जल्दी से मेरे कमरे में खाना लेकर चले आओ। खाना? पिताजी, खाना? और ललित डरते हुए अपने पापा के कमरे में खाना लेकर पहुंच जाता है और देखता है कि कमरे में उसके पापा सच में मौजूद हैं। अपने मरे हुए पिता को जिंदा देखकर नीरज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सीधा उनके पैरों में गिर जाता है और वो रोते हुए कहता है, पिताजी, 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 आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? मुझे यकीन था कि आप एक दिन वापस जरूर आएंगे पिताजी, आप आ गए पिताजी। बेटा, मैं बस तुम्हारे लिए ही इस दुनिया में वापस आया हूँ, इसीलिए तुम मेरे बारे में किसी को तब तक कुछ नहीं कहोगे जब तक कि मैं तुमसे ना कहूँ, ठीक है बेटा? और ललित हामी में सर हिला देता है और अगली रात से रोजाना अपने पिता के कमरे में खाना ले जाने लगता है। और एक रात जब ऐसे ही ललित अपने पिता के लिए खाना ले जा रहा होता है तो उसकी पत्नी उसे देख लेती है। ये इतनी रात को खाना लेकर कहाँ जा रहे हैं? इनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? और वो भी चुपचाप अपने पति का पीछा करते करते अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और देखती है कि उसके ससुर की कुर्सी पर एक भयानक राक्षस बैठा है और उसके पति उस राक्षस के पैरों में हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। ये देखते ही वो बुरी तरह से चिल्लाने लग जाती है और घर के बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। आ, आ, ये कौन है? आ! और ललित का छोटा भाई नीरज कहता है, भाभी क्या हुआ? आप इतनी बुरी तरह क्यों चिल्ला रही थी? कोई चोर घुस गया है क्या घर में? देखो क्या? ललित की पत्नी डरते हुए बोलती है, वो ससुर जी की कुर्सी पर एक भयानक शैतान बैठा था। ललित की पत्नी की बात सुनते ही सारा परिवार घबरा जाता है और तभी नीरज की पत्नी टीना सविता से कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हो जेठानी जी? आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं,
मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, और ये खुद उस शैतान के साथ बैठे बातें कर रहे थे। तभी परिवार में से एक बच्चा शिवम बोलता है, बड़ी मम्मा बिल्कुल सही कह रही है। मैंने खुद बड़े पापा को कई बार दादाजी के कमरे में से किसी से बातें करते सुना है। हाँ, मैंने भी बड़े भाई जी को कई बार रात को पापा जी के कमरे में खाना ले जाते हुए देखा है। कोई ना कोई राज तो जरूर है। सबकी बातें सुनने के बाद ललित चिल्लाते हुए कहता है, वो शैतान नहीं, बाबूजी है, और रात में मैं उन्हीं के लिए खाना लेकर जाता हूँ। और ललित की बात सुनते ही सभी के सभी परिवार वाले सुन्न पड़ जाते हैं। और पिताजी जो है इस किताब के जरिए मुझसे बातें करते हैं। ललित की बात सुनकर छोटा भाई नीरज कहता है, भैया आपका दिमाग तो ठिकाने पे है, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अच्छा, अगर सच में पिताजी वापस आ गए हैं तो उन्हें कहो ना, वो हमें बताएं कि पुश्तैनी तिजोरी की चाबी कहाँ है। ललित के छोटे भाई ने इतना कहा ही था कि किताब अपने आप खुल जाती है। ललित किताब उठाता है और किताब का पन्ना पढ़ता है। ललित किताब पढ़ते हुए कहता है, तिजोरी की चाबी मेरी पुरानी संदूक में है, ये लिखा है। ललित की बात सुनते ही नीरज भागता हुआ पिताजी के कमरे में जाता है और देखता है कि चाबी सच में उनकी संदूक में मौजूद है। ये देखकर भी बाकी घर वालों को भी ये यकीन नहीं होता कि सच में उनके पिताजी वापस आ गए हैं। और फिर ऐसे ही एक दिन सब खाने की टेबल पर बैठे होते हैं कि ललित एक बर्तन को खोलता है और सबको खाना परोसता है। खाने को देखकर उसकी पत्नी की चीख निकल जाती है और वो कहती है, ये क्या? ये तो मांस है, मैं ये नहीं खाऊंगी। ललित धमकाते हुए कहता है, आज सब यही खाएंगे। मुझे पिताजी ने आदेश दिया है कि सारे घर वालों को हर मंगलवार को मांस खाना होगा। और ललित की आवाज सुनकर सभी परिवार वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस बार ललित अपनी आवाज में नहीं बल्कि एक बूढ़े आदमी की आवाज में बोलता है। पिताजी की आवाज सुनकर पूरा परिवार चुप हो जाता है और ना चाहते हुए भी घर वाले मंगलवार से मांस खाने लग जाते हैं। और फिर धीरे धीरे नीरज की पत्नी देखती है कि उसके पति ललित के शरीर का रंग पीला पड़ता जा रहा है और उसका व्यवहार भी बहुत बदल गया है। और वो अब सारा का सारा दिन ही पिताजी के ही कमरे में बिताता है। और एक दिन ललित छोटे भाई नीरज को एक स्टॉक में पैसे लगाने को कहता है। नीरज, ये पैसे लो और अडानी एनर्जी के स्टॉक खरीद लो। पर भैया उसके स्टॉक तो गिर रहे हैं। ललित गुस्से में बूढ़े आदमी की आवाज में कहता है, अपने बड़ों से जबान लड़ाता है, जैसा बोलो है वैसा कर। ठीक है भैया। और नीरज चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पर जल्दी ही वो स्टॉक एकदम से आसमान की ऊंचाइयों में पहुँच जाता है और नीरज को भी यकीन हो जाता है कि सच में उसके भाई के अंदर से उसके बाबूजी ही बोल रहे थे। और फिर कुछ दिन के बाद ललित खाने की टेबल पर बोलता है, पिताजी वापस तो आ गए हैं, लेकिन वो बहुत तकलीफ में है और उनको अभी तक शांति नहीं मिली है। इसीलिए पिताजी चाहते हैं कि उनकी शांति के लिए हम घर में एक अनुष्ठान करें। कैसा अनुष्ठान? हमें घर में बड़ पूजा करनी होगी, जिसमें हम सभी को अपने हाथ पैर बांधकर एक साथ सभी को फांसी के फंदे पर लटकना होगा। ललित की बात सुनकर सभी घर वाले घबरा जाते हैं। हाँ, फांसी के फांसी फांसी। डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। फांसी के फंदे पर झूलते ही पिताजी हमें खुद बचा लेंगे। ये तो पागलपन है। तभी ललित चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना, पिताजी ने मुझे ऐसा करने के लिए खुद आदेश दिया है। किसी को अच्छा लगे या बुरा, हम सबको पिताजी की शांति के लिए बड़ पूजा करनी ही होगी। और ना चाहते हुए भी
सभी घर वालों को ललित की ये बात माननी ही पड़ती है और अगली अमावस्या की रात ललित बाजार से जाकर बड़ पूजा का सामान लेकर आता है, जबकि उसका भाई नीरज कुर्सी, फांसी का फंदा और बाकी चीजें खरीद कर ले आता है। और रात होते ही ललित और उसका सारा परिवार बड़ पूजा के उस अनुष्ठान में लग जाता है। और तभी ललित अपने पिताजी की आवाज में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। और भाटिया परिवार का पूरा घर इस मंत्र से गूंजने लगता है। और तभी तेज हवा का झोंका आता है और एक झटके से उनके घर का दरवाजा खुल जाता है और एक काला साया घर में दाखिल होता है। काले साये को देखकर सभी घर वाले डर जाते हैं, लेकिन तभी ललित कहता है, पिताजी आ गए हैं, तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें जल्दी से अनुष्ठान शुरू करना चाहिए। और उसके बाद ललित परिवार के सभी लोगों के साथ पैरों को बांध देता है और सभी के गले में फांसी का फंदा लगा देता है। फांसी का फंदा लगते ही सभी परिवार वाले घबरा जाते हैं और दोनों बच्चे जोर से रोना शुरू कर देते हैं कि तभी वो साया बोलता है, मैंने कहा ना, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम सबको मेरी आत्मा की शांति के लिए ये अनुष्ठान पूरा करना ही होगा। तुम्हें एक साथ ठीक रात के 12 बजे फांसी पर झूलना ही होगा, तभी जाकर पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। और काले साये की बात सुनकर सभी लोग हामी में सर हिला देते हैं। और फिर जैसे ही रात के 12 बजते हैं, सभी लोग एक साथ फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं और वो शैतान अपने असली रूप में आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। शैतान को देखकर सभी लोगों की आंखें चकरा जाती है और ललित को भी समझ में आ जाता है कि जिसे वो अपना पिता समझ रहा था, वो उसका पिता नहीं बल्कि एक शैतान था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और उसका पूरा का पूरा परिवार फांसी के फंदे पर झूल चुका था। अगले दिन जब ये घटना सामने आती है तो दिल्ली समेत पूरे देश में हंगामा मच जाता है। मीडिया, अखबार, न्यूज चैनल सभी बुरारी की दर्दनाक खबर को कवर करते हैं और अंत में पुलिस भी इस केस को सुसाइड का केस मानकर बंद कर देती है। Thanks for watching Scary Drive. Please like, subscribe and share with your friends.